आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, प्रोपगेशन। तो बेटा अभी इससे पहले हम लोगों ने फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन देखा था, उसमें डिफरेंसेस देखा था, क्या था नेक्स्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। तो बेटा आपको पता होगा कि देयर आर मैनी प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि अपने पार्ट्स यानी जैसे कि उनका रूट, उनकी स्टेम, उनकी लीव्स, अपनी रूट्स, अपनी जड़ों से, अपनी स्टेम से, अपने लीव से वो क्या कर लेते हैं, एक नया प्लांट बना लेते हैं। है ना, देखा है कि नहीं देखा? जैसे कि रोज को देखो, हम लोग काट करके लगा देते हैं, नया प्लांट बन जाता है ना। किसी की स्टेम लगा देते हैं ना, और रूट, रूट देखा, किसी की जड़ लगा दो, जड़ों से नया बन जाता है। तो लेकिन वो न्यू प्लांट बनाता कब है? अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। अगर उस जो जिसके द्वारा भी प्लांट, नया प्लांट बन रहा है, चाहे रूट के द्वारा बन रहा हो, चाहे स्टेम के द्वारा बन रहा हो, या फिर लीव्स के द्वारा नया प्लांट बन रहा हो, उनको ग्रो करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस। एप्रोप्रिएट कंडीशन का मतलब समझते हो? एक सही कंडीशन, वातावरण, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सारी चीजों को देखकर फिर वो ग्रो करते हैं। बात समझ में आ गई? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? जिसमें बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो अपने पार्ट्स से, अपने पार्ट्स मतलब जैसे कि उनकी जड़ें हैं, तने, तना है और लीव्स हैं, समझे तना लीव्स हैं, तो वो डेवलप हो जाते हैं न्यू प्लांट में, लेकिन अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। कौन सी कंडीशन में? एप्रोप्रिएट कंडीशन। समझ में आ गई बात? अनलाइक इन मोस्ट एनिमल्स, ये बहुत ही अलग होते हैं। अलग, अलग किससे अलग होते हैं? एनिमल्स से, दूसरों एनिमल से ये बहुत ही अलग होते हैं। एनिमल से प्लांट्स बहुत ही अलग होते हैं। प्लांट्स कैन इंडीड यूज सच एज मोड फॉर रिप्रोडक्शन, और प्लांट्स यहां तक कि रिप्रोडक्शन मोड भी यूज कर सकते हैं। पता है ना, प्लांट्स रिप्रोड्यूस भी करते हैं बाय द पॉलन ग्रेन एंड स्टिग्मा में क्या होता है? ओवम, है ना। तो ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के मोड से भी ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, नया प्लांट बना सकते हैं सीड से, या तो फिर ये अपनी जड़ों से भी नया प्लांट बना सकते हैं, ये अपने स्टेम से भी नया प्लांट्स बना सकते हैं, अपनी लीव से भी नया प्लांट्स बना सकते हैं, और यहां तक कि रिप्रोडक्शन करके भी ये नया प्लांट बना सकते हैं। तो ये एनिमल से बहुत ही अलग है प्लांट्स। बात समझ में आई? तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज यूज्ड इन मेथड। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ये प्रॉपर्टीज यूज की जाती है, जैसे लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, है ना। ग्राफ्टिंग के द्वारा भी, जैसे शुगर केन, रोजेस, ग्राफ्टिंग करके हम लोग क्या करते हैं, उगाते हैं एग्रीकल्चर में। तो कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग क्या होता है? कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम लोग यूज करते हैं इन मेथड्स का। प्लांट्स रेज्ड बाई, इसी तरह से प्लांट्स की संख्या क्या होती जाती है? नंबर्स में बढ़ती जाती है। ये प्रोपगेट करते हैं और क्या बियर करते हैं? फ्लावर्स। प्लांट्स क्या बियर करते हैं? फ्लावर्स। और क्या बियर करते हैं? फ्रूट्स। अर्लियर देन दोस प्रोड्यूस फ्रॉम सीड। जो, अच्छा बताओ, एक प्लांट सीड से बना हुआ है, एक प्लांट तुमने लेयरिंग, कटिंग या ग्राफ्टिंग करके उगाया है। सबसे पहले फ्रूट्स और फ्लावर किस में मिलेंगे? सीड वाले प्लांट में, या जो तुमने लेयरिंग करी, कटिंग, ग्राफ्टिंग करके उगाया है? तो सीड से पहले वो ग्रो करेगा, मैच्योर होगा, समय लगेगा। और जो पेड़ मैंने कटिंग करके, लेयरिंग करके लगाया है, वो ऑलरेडी बड़ा है, वो ग्रो करना चालू कर देगा और वो पहले हमको फ्रूट्स और फ्लावर्स देगा इन कंपैरिजन टू सीड प्लांट से। सीड को तुम लगाओगे, उगेगा, फिर कहीं उसमें बर्ड्स निकलेंगे, फिर फूल निकलेगा, फिर फ्रूट बनेगा, राइपनिंग होगा, बहुत टाइम लंबा प्रोसीजर है। और कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग में तुम्हें फ्रूट्स और फ्लावर्स बहुत जल्दी मिलते हैं। तो यही लाइन भी नीचे वाली बोल रही है। समझ में आ गई ये बात सभी बच्चों को? बोलो बेटा, ये बात क्लियर हो गई है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है? समझ में आ गया? अब मैं बात करने जा रहा हूं इनके एडवांटेजेस क्या हैं, फायदे क्या हैं, हम लोग क्यों करते हैं इनको। फायदा, क्योंकि हमको मेन होता है, देखना होता है फायदा।
फायदा क्या है भाई? क्योंकि सब इंसान को फायदा चाहिए। तो सच मेथड्स ऑल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपगेशन ऑफ प्लांट। तो ये प्रोपगेशन मेथड के द्वारा हम कई सारे प्लांट्स हैं सब में प्रोपगेशन कर सकते हैं, जैसे कि बनाना, ऑरेंजेस, रोज, जैस्मिन हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। अगर इन सभी में अगर कैपेसिटी लॉस हो जाती है, सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी लॉस्ड है, तो हम लोग इनको फिर सीड्स के द्वारा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हम लोग फिर इनको डायरेक्टली वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा प्रोड्यूस कर सकते हैं, नए प्लांट्स बना सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो इन मेथड्स के द्वारा पॉसिबल हो सकता है कि ऐसे प्लांट्स जो सीड्स नहीं बना पा रहे हैं, जो सीड्स नहीं बना पा रहे हैं, उनको हम प्रोपगेशन मेथड के द्वारा भी रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, ये पहला एडवांटेज था। सीड नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो प्रोपगेशन करवा दिया, काम खत्म। अनदर एडवांटेज क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का? ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस, जितने भी वेजिटेटिवली प्रोपगेशन के द्वारा प्लांट्स तुम प्रोड्यूस कराओगे, लेयरिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग करके, उनका जेनेटिक्स दोनों प्लांट्स का एकदम सिमिलर होगा। भाई सोचो, उसी प्लांट को तुम काट के लगा दियो, वो वाला प्लांट ग्रो हो गया, ये वाला ग्रो हो गया, तो दोनों का जेनेटिक कैसा होगा? एकदम हूबहू सिमिलर होगा, पेरेंट के जैसा। सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वही रहेंगी, कुछ भी नहीं बदलेगा, कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। भाई सीड से थोड़ी ना बना है, तुमने काट के उसको बना दिया, मतलब एग्जैक्टली टू कॉपी हूबहू वैसा ही ग्रो कर जाएगा, सारी वही कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। तो ये भी एक एडवांटेज है। जैसे सीड में क्या होता है, कभी कभी सीड बना, सीड कमजोर रह गया, उसमें कोई बीमारी, हमने प्लांट उगाया और वो प्लांट बीमार निकला, प्लांट की कहानी खत्म। लेकिन इसमें क्या, हमें पता है हम किस प्लांट से काट करके, लेयरिंग करके, ग्राफ्टिंग करके लगा रहे हैं, वो प्लांट हेल्दी है, मतलब ये भी प्लांट हेल्दी ही होगा, कोई वेरिएशन नहीं होना, जेनेटिकली एकदम सिमिलर होते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई बात? क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडवांटेजेस होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आता है, आप देख सकते हो यहां पे क्या दिख रहा है, ये रीजनरेटिव रूट्स हैं, ये रीजनरेट कर जाती हैं जड़ें। ये ओल्ड रूट्स हैं, ये देखो न्यू रूट्स उग रही हैं नए प्लांट्स की। ये आपने जिंजर देखा होगा ना, जिंजर में छोटे छोटे क्या होते हैं, ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं। एडवेंटिशियस मतलब फॉल्स रूट। एक जड़ें होती हैं जो जमीन के अंदर निकलती है, एक जड़ें होती है जो जमीन के बाहर निकलती हैं। बनियन ट्री देखा है, जिसमें मोगली पकड़ के झूलता है, वो जो झूलता है वो है वो जड़ें ही हैं। वो कौन सी जड़ें हैं? एडवेंटिशियस रूट्स हैं। जो रूट जमीन के अंदर है वो ट्रू रूट्स हैं, जो जमीन के बाहर है एडवेंटिशियस रूट्स हैं, फॉल्स रूट्स हैं। तो जिंजर के ऊपर जो होती है रूट्स होती हैं। आलू के ऊपर देखा होगा तुमने, आई जैसा स्ट्रक्चर आ जाता है, सफेद सफेद कुछ उभरा उभरा निकल आता है जब बहुत दिन रख दो, तो ये जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स हैं। मतलब इस आलू को तुम लगा दो जमीन में, प्लांट बन जाएगा आलू का। समझ में आई बात? ये ब्रायोफाइलम की लीव्स होती हैं, इनकी पत्तियों पे छोटे छोटे बड निकल आते हैं। ब्रायोफाइलम की पत्तियों पे छोटे छोटे बड निकल आते हैं रूट्स के साथ। ब्रायोफाइलम का पेड़ होता है, इनकी पत्तियां बहुत ही फ्लैशी होती हैं, इनके लीव्स पर छोटे छोटे बड्स निकल के नीचे गिरते हैं और नया ब्रायोफाइलम बना लेते हैं। ये तो प्याज है, जानते ही हो गए, अनियन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये एक्सिलरी बड, जो तुम लोग प्याज में खाते नहीं हो, ये बीच वाला हिस्सा, ये है एक्सिलरी बड है ये। और ये मॉडिफाइड पत्तियां हैं, ये पत्तियां हम लोग खाते हैं। जो प्याज की हैं वो मॉडिफाइड लीव्स हैं, जो प्याज का टुकड़े काट काट के खाते हो वो लीव्स हैं, मॉडिफाइड फ्लैशी। और ये बीच में होता है एक्सिलरी बड। रनर प्लांट देखा है, ये इनकी जड़ें होती हैं, ये जड़ें फैलती चली जाती हैं, उनसे क्या निकलते चले जाते हैं, घास जैसे रनर प्लांट है। एक घास लगा दो पूरे ग्राउंड में देखो फैल जाती है, देखा है ना? एक घास हल्की थोड़ी सी वहां निकली, पूरे ग्राउंड में फैल गई। तो ग्रास कौन सी प्लांट्स है? और उनके स्टोमेटा पता है कैसा शेप होता है? नहीं पता? नॉर्मली प्लांट्स के स्टोमेटा क्या शेप कैसा होता है? बीन लाइक। ग्रास का होता है डंबल शेप, ऐसा स्टोमेटा का शेप होता है उनका, डंबल शेप। स्टोमेटा दो तरीके के शेप के होते हैं, स्टोमेटा के गार्ड सेल दो शेप के होते हैं, डंबल शेप एंड गार्ड सेल। ये सकर मिंट है, मिंट जानते होंगे ना, मिंट का पेड़ में देखे हो, हल्का सा छू लो बहुत ठंडा लगता है जो। तो कहने का मतलब ये सकर होते हैं, ये आगे बढ़ जाते हैं, रूट से जुड़ जाते हैं और नया प्लांट क्या कर लेते हैं, ग्रो कर देते हैं।
तो देख रहे हो, मतलब ये रूट से, शूट से, लीव से, स्टेम से, हर तरफ से कहीं ना कहीं से न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। पेपरमिंट देखा होगा, पेपरमिंट है ना। तो ये बात समझ में आ गई है नहीं? तो प्रोसीजर, एक काम करते हैं, एक एक्टिविटी देख लेते हैं हम लोग जल्दी से, ध्यान से सुनिएगा बेटा। हम लोग ask us to cut the potato in parts, check if it grow or not। आपको एक पोटैटो लेना है, उसको बीच से काट लेना है, और आपको चेक क्या करना है, वो पोटैटो ग्रो करेगा प्लांट में या नहीं करेगा। ये हमारी एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या है? एक आलू लो, उसको बीच से 2 पार्ट में काट लो, अब बताओ ये ग्रो करेगा या नहीं। तो पोटैटो पार्ट्स एटलीस्ट, और जिस पार्ट को आपको काटना है, इसलिए कहते हैं जब भी तुम रोज का पेड़ काट के लेके जाना है, मान लो तुम्हें ग्रो करने के लिए, घर पे लगाने के लिए, तो एक कली ऊपर निकली होनी चाहिए, कली के नीचे से हमेशा काटना चाहिए, एक बड होना चाहिए। बिना बड के ले जाओगे कभी रोज का पेड़ ग्रो ही नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि बड होता है, तो बड को जर्मिनेट करने के लिए किसकी जरूरत होती है? वाटर की, मिनरल्स की, तो उसको जरूरत होती है। तो जब पेड़ को लगाओगे तो तेजी से नीचे जड़ें बनेंगी, और वो जल्दी जल्दी सक करेगा किसको? मिनरल्स एंड वाटर को, और ऊपर तेजी से आएगा, प्लांट ग्रो कर जाएगा। और बड नहीं होगी तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। इसीलिए हमको आलू भी ऐसा काटना है जिसमें एटलीस्ट एक बड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साफ साफ लिखा है, 1 बड ग्रो। पोटैटो पार्ट्स वही करना है विद एटलीस्ट 1 बड होना चाहिए उसमें। और वही बड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्लांट में। अगर पोटैटो विदाउट एनी बड हुआ, अगर उस पोटैटो में बड नहीं हुआ, तो वो पोटैटो सर्वाइव, वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो एटलीस्ट 1 बड होना ही चाहिए अगर उसको प्लांट में कन्वर्ट होना है तो। द ट्यूबर पार्ट ऑफ पोटैटो विच वी यूज इन द किचन एज मॉडिफाइड स्टेम। तो जो आप आलू खाते हो ये स्टेम है, ये जड़ें हैं हम लोग खा रहे हैं, ये मॉडिफाइड स्टेम है। आलू क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है, जड़े नहीं, सॉरी तना, जड़े बोल दिए, स्टेम। मॉडिफाइड क्या है? तने। क्या है? तना है। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? इसके नाम का भी बन गया आज। तो ये मॉडिफाइड स्टेम्स हैं जिनको हम लोग खाते हैं। इट रिप्रोड्यूस, और इनको कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं फार्मर्स? आपने देखा है कभी गांव गए हो आलू खेती में? छोटे छोटे आलू लिए रहते हैं बर्ड्स के शेप में, बर्ड एक बर्ड छोड़ के काट देते हैं खूब सारे, जो आलू सड़ जाते हैं एकदम छोटे छोटे वाले, और उन्हीं को पूरे खेत में बिछा देते हैं, फैला देते हैं, और बर्ड वाले आलू जो होते हैं वो प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ में आई बात या नहीं? क्लियर हुआ? तो वही आलू ग्रो करेगा जिसके में एक बर्ड होगा, और वो आलू ग्रो सरवाइव नहीं कर पाएगा जिसमें बर्ड नहीं होगा। बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात क्लियर हो गई? तो buds of potato are in fact the growing stem. If it is left alone, potato sprout and develops into a full plant. So when we cut a potato into parts, unless only, क्या लिखा हुआ है? only those parts which contain at least 1 bud grow। मतलब एक बड उसके पास होना चाहिए। सिंपल सी बात ये बोला है, कंक्लूजन लिखा हुआ है। We call this mode of reproduction is vegetative reproduction। ये कौन सा मोड है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड है, जो कि कॉमनली मेथड होता है और सब में यूज होता है, पोटैटो में, रोज में, मैंगो में, है ना, इन सब में वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूज होता है। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है? क्लियर हो गया है? एक और देखिए, एक्टिविटी 8.6, कट अ मनी प्लांट। मनी प्लांट तो जानते होगे ना? मनी प्लांट कट करना है, सी वेदर इट डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। और तुमको देखना है, तुम मनी प्लांट कट करो, उसको लगाओ, देखो प्लांट में बड़े प्लांट में ग्रो कर जाता है या नहीं करता है। अभी लगाओ। तो मनी प्लांट विद एटलीस्ट 1 लीफ, मनी प्लांट तुमको कट करना है, कहां से कम उसके ऊपर एक लीफ हो। ये नहीं कि तुमने खाली डंडी काट के लगा दी, उसमें पत्तियां भी नहीं है, वो प्लांट लोगे ना वो सरवाइव ही नहीं करेगा। तुम्हें वो मनी प्लांट लेना है जिसमें एक लीफ तो होनी ही चाहिए। जैसे उसमें एक बड होना चाहिए था, वैसे इसमें एक लीफ होनी चाहिए सरवाइव करने के लिए। अगर एक भी पत्ती उसमें नहीं होगी तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो मनी प्लांट एक पेरेनियल प्लांट है। पेरेनियल का मतलब समझते हो? एक होता है सीजनल, एक होता है पेरेनियल।
पेरेनियल का मतलब जो सालों साल तक हरे भरे घर पे बने रहते हैं, तो 12 मास ये हरे भरे रहते हैं, मतलब ऐसे रीजन में रहते हैं जो पेरेनियल रीजन होता है, जहां पे अच्छे से पानी वानी बढ़िया सब मिल रहा हो। वी कॉल इट मनी प्लांट, इनको मनी प्लांट कहते हैं बिकॉज इट लीफ रिसेंबल्स अ कॉइन, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है, कॉइन जैसा। कैसा बन जाता है? लाइक अदर प्लांट्स द मनी प्लांट कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दूसरे प्लांट्स की तरह ये भी वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो व्हेन वी कट दिस प्लांट इनटू पार्ट्स इट सर्वाइव बाय डूइंग फोटोसिंथेसिस। भाई ये ग्रो करने के लिए क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस करने के लिए एटलीस्ट एक लीफ तो होनी चाहिए, लीफ होगी, फोटोसिंथेसिस करेगा, ग्रो करेगा। अगर लीफ नहीं हुई तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और वो लीफ, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो मनी प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये भी बात आपको समझ में आ गई? बोलो आ गई बात? अब ध्यान से सुनना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीफ। सिमिलरली birds produce in the notches along the leaf margin of bryophyllum falls on the soil and develop a new plant। देखो यही चीज मैंने बताई थी ना, जो ब्रायोफाइलम की पत्तियां होती हैं उनके मार्जिन पर छोटे छोटे बड निकलते हैं, और ये बड धीरे धीरे ग्रो करके जमीन में नीचे गिर जाते हैं, सॉइल में, मिट्टी में, और एक नया प्लांट बना देते हैं। तो इसको हम लोग ये जो बड्स निकल रहे हैं इन्हें एडवेंटिशियस बड्स कहते हैं, क्योंकि मेनली हमें बड्स कहाँ निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं? स्टेम पे। बड्स कहाँ निकलते हैं? स्टेम्स पे, मतलब वो ट्रू बड्स हैं। अब पत्तियों में स्टेम बड्स निकल रहे हैं, पत्तियों में बड्स निकल रहे हैं, इसका मतलब वो कैसी बड्स हैं? एडवेंटिशियस, यानी फॉल्स बड्स हैं। और यहाँ पे जो इनकी रूट होगी वो भी एडवेंटिशियस होगी, जो इनकी शूट होगी वो भी एडवेंटिशियस। तो ये है बेटा ब्रायोफाइलम, आप देख सकते हो, ओरिजिनल पिक्चर है इसकी। ब्रायोफाइलम की लीफ पे देखो छोटे छोटे बर्ड्स निकल रहे हैं जड़ों के साथ, और यही बर्ड्स नीचे गिरेंगे सॉइल में और एक नया प्लांट ग्रो कर देंगे। बोलो बात समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले सभी बच्चे इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। तो ये वेजिटेटिव हो गया होगा, काफी देर से बच्चे कर रहे थे, आप एडवांटेजेस लिख लीजिए जल्दी से। तो हम लोगों ने एक्टिविटीज पढ़ ली, ये पढ़ लिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लीफ के द्वारा। अब बेटा हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है टिश्यू कल्चर। ध्यान से समझिएगा टिश्यू कल्चर क्या है। ये आप क्या है अभी प्रेजेंट टाइम में है स्कूल में, बुक में टिश्यू कल्चर है? ठीक है, क्योंकि पहले था, हमको लगता नहीं अब नहीं है शायद। चलो कोई बात नहीं, होगा तो सही, नहीं हो तो तब भी पढ़ लो, एक्स्ट्रा नॉलेज। चलो, तो टिश्यू कल्चर क्या होता है? होगा शायद, मे बी। टिश्यू कल्चर जानते हो क्या है? टिश्यू कल्चर एक ऐसा सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं, पहले समरी ओवरऑल सुन लो है क्या। टिश्यू कल्चर हम लोग एक ऐसा सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन से भी इफेक्टिव मेथड है, बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, अच्छा मेथड है। इसमें हम लोग एक टिप, टिप मतलब समझते हो, या तो पत्तियों को, लीफ को बहुत ही छोटे छोटे हिस्से में काट लो, एकदम छोटे छोटे हिस्से में, और उनको टिश्यू कल्चर सॉल्यूशन में डाल दो, वो छोटे छोटे प्लांटलेट्स बन जाएंगे, और उन प्लांटलेट्स को निकाल के जमीन में लगा दो, वो ग्रो कर जाएंगे नए प्लांट्स में। मतलब सोचो एक लीफ से तुम 100 प्लांट्स बना सकते हो, 100 प्लांट, समझ रहे हो? तो ये ज्यादा इफेक्टिव मेथड है ना, कोई भी लीफ जिसका प्लांट का बनाना हो। ध्यान से सुनो, टिश्यू कल्चर, न्यू प्लांट आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट। आपको क्या करना है, ग्रोइंग टिप होती है प्लांट, हर प्लांट्स की ग्रोइंग टिप होती है, उन प्लांट्स की टिप से उस रीजन को काट लो, और काटने के बाद उसके छोटे 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 क्या कर दो, हिस्से, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो, एकदम छोटे छोटे हिस्से में। द सेल्स आर देन प्लेस्ड इन अ आर्टिफिशियल मीडियम, और फिर उन सेल्स को, यानी वो छोटे छोटे टुकड़ों को किसमें रख दो, आर्टिफिशियल मीडियम में, मतलब एक इस मीडियम में रखो, ठीक है। ये आइसोलेटेड सेल्स है, इनको आइसोलेटेड सेल्स को इस मीडियम में रख दो।
अब मीडियम में रखने के बाद इनके सेल्स रैपिडली डिवाइड करेंगे और फॉर्म करेंगे एक छोटा सा सेल का ग्रुप, छोटा सा ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म करेंगे। वो जो ग्रुप ऑफ सेल होंगे उस स्ट्रक्चर को कैलस कहेंगे। मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ना रूट हो, ना शूट हो, ना कुछ हो, बस एक लंप जैसा स्ट्रक्चर बन जाए। लंप समझते हो ना, मतलब एक गोल गोल स्ट्रक्चर बन जाए जिसमें ना डिफरेंशिएटेड रूट हो, ना शूट हो, ना लीव्स हो, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? कैलस। अब जैसे इसमें लंप जैसा कैलस स्ट्रक्चर बन गया, इसको उठा के ट्रांसफर कर लो दूसरे सॉल्यूशन में, फिर कैलस को ट्रांसफर कर दो अनदर मीडियम में, और उस मीडियम में क्या होंगे? हॉर्मोन्स। और वो हॉर्मोन्स उस कैलस स्ट्रक्चर को क्या कराएंगे? ग्रोथ। और उसकी बॉडी क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट। मतलब रूट अलग, शूट अलग, लीव्स अलग, सेपरेट होने लग जाएंगी। हॉर्मोन्स की वजह से इन कैलस का क्या हो जाएगा? ग्रोथ। और धीरे धीरे जब ये ग्रोथ कर ले जाएंगे तो ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएंगे छोटे छोटे प्लांटलेट्स में। देख रहे हो क्या बन गया? प्लांटलेट्स में। और इनको प्लेस कर दिया जाएगा मिट्टी में। कहां लगा दिया जाएगा? फिर ये धीरे धीरे मैच्योर हो जाएंगे, ग्रो करेंगे, मैच्योर होके मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे ग्रो करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो तुमने सोचो जरा थोड़ा सा, हमने ग्रोइंग टिप की थोड़ा सा हिस्सा काटा और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके टिश्यू कल्चर सॉल्यूशन में डाला और खूब सारे प्लांटलेट्स मिल गए। देख रहे हो? अब इनको जमीन में लगाओ, खूब सारे प्लांट मिलेंगे। समझ रहे हो? यूजिंग टिश्यू कल्चर का यूज करके मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन। बहुत सारे प्लांट हम लोग ग्रो कर सकते हैं फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशन। मतलब एक पेरेंट प्लांट से जो कि डिजीज फ्री हो, उसमें कोई भी डिजीज नहीं होनी चाहिए, उस पेरेंट प्लांट से छोटे से खाली टिश्यू से हम लोग सैकड़ों प्लांट बना सकते हैं। समझ रहे हो? देख रहे हो? दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज इन ऑर्नामेंटल प्लांट्स। और ये टेक्निक कहां यूज की जा रही है? ऑर्नामेंटल प्लांट्स में, जो सजावटों में यूज होते हैं। समझ रहे हो? ऑर्नामेंटल प्लांट जो सजावट के लिए यूज होते हैं, उन प्लांट्स में टिश्यू कल्चर का मेथड ही यूज किया जा रहा है। क्लियर हो गई बात? टिश्यू कल्चर क्या होता है? समझ में आया? बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए सभी बच्चे। देखो टिश्यू कल्चर क्या होता है, मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूं। टिश्यू कल्चर क्या होता है? टिश्यू कल्चर दरअसल इसमें हम लोग न्यू प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। कैसे? हमें प्लांट्स के जो ग्रोइंग टिप होती है वहां से उनके टिश्यूज को नाइफ से कट कर लेना है छोटे छोटे हिस्सों में, और कट करने के बाद उनके सेल्स को सेपरेट कर लेना एकदम पीसेज में। पीसेज में सेपरेट करने के बाद उन सेल्स को उठाना है, आर्टिफिशियल मीडियम में डाल देना है सॉल्यूशन में। जैसे ही आर्टिफिशियल मीडियम में डालोगे तो वो सेल्स रैपिडली क्या करेंगे? डिवाइड। और डिवाइड करके स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेंगे छोटे छोटे इस तरीके के। उन्हें हम क्या बोलेंगे? कैलस। और जैसे ही कैलस बन जाएगा इसको उठा के हम कहां डाल देंगे? दूसरे मीडियम में। और उस मीडियम में क्या प्रेजेंट होंगे? हॉर्मोन्स। क्या प्रेजेंट होंगे? और वो हॉर्मोन्स उन कैलस लाइक जो बॉडी थी उसको डिफरेंशिएटेड में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब रूट्स, शूट, स्टेम, लीव्स, मतलब छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे पूरी बॉडी, उसको कैलस को ग्रो कर देंगे। फिर वो प्लांटलेट्स में कन्वर्ट हो गए। उन प्लांटलेट्स को निकाल के हमें मिट्टी में लगा देना है, फिर वो धीरे धीरे ग्रो होके एक मैच्योर प्लांट में बन जाएंगे। समझे? तो यहां तुमने क्या देखा कि टिश्यू कल्चर एक ऐसा मेथड है जिसमें हम कई सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं एक पेरेंट प्लांट से, वो भी डिजीज फ्री पेरेंट प्लांट से कई सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं केवल उसका टिश्यू का यूज करके। क्या यूज करके? टिश्यू का यूज करके हम कई सारे प्लांट्स बना ले रहे हैं। और ये मेथड यूज होता है, यूनिक मेथड है जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स में यूज होता है। समझ में? बहुत बढ़िया। तो देख सकते हो एक एक ये टिश्यू सैंपल प्लेस्ड इन अगर, ये कौन सा मीडियम है? अगर ग्रोथ मीडियम है, कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। इस वाले सैंपल में क्या प्रेजेंट है? इस वाले सैंपल में जो पहला सैंपल होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन होता है। समझ रहे हो? पहला स्टेप तो उसको काट लेना, ग्रोइंग पार्ट्स के छोटे 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 पीस कर लेना, फिर उसको पहले सॉल्यूशन में डालना, और पहला जो सॉल्यूशन होगा उसमें न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन हार्मोन होगा। फिर ये कैलस लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको फिर दूसरे मीडियम में डालना, दूसरे मीडियम में हार्मोन्स होंगे। क्या होंगे? और हार्मोन्स क्या करेंगे? डिफरेंशिएटेड
प्लांट्स में कन्वर्ट कर देंगे, फिर उसको उठा के किस में लगा देना, मिट्टी में, और जैसे ही मिट्टी में लगा दोगे छोटे छोटे प्लांट्स मैच्योर प्लांट्स में ग्रो कर जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो बेटा ये है क्वेश्चंस, इनको नोट कर लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस है। इसके आगे कल हम लोग चालू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट होता है यहाँ पे खत्म। ये क्वेश्चंस हैं, इनको नोट कर लीजिए, ये कल आपको करके लाने हैं, मैं यहाँ चेक करूंगा, ठीक है? और बाकी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं। समझ में आ गई बात? तो नोट कर लीजिए क्वेश्चंस।